हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप अपना, अपनी फैमिली का और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। एक सीरीज हमने शुरू की है हिस्टोग्राफी पे, और ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 रहेगा। इससे पहले हमने 2 लेक्चर लिए हैं, एक अनार स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी पे और सेकंड वन इज सवल्टन स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी पे, और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा। आप क्या करिए कि पेन और पेपर लेकर बैठे और मेरे साथ क्या है, इन बुक्स की लिस्ट बनाएं, क्योंकि ये बुक्स आपके क्या है, आपके सेट और नेट और जो आप कॉलेज कैडर के एग्जाम देंगे उसमें डायरेक्टली आपकी हेल्प करेगी। नेट में क्या है, आप इन लिस्ट, जो बुक्स की लिस्ट मैंने तैयार की है, अगर इनको भी पढ़ के जाते हैं तो आई एम टोटली श्योर अबाउट इट दैट यहाँ से आपके क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप सिंसियरली इस सीरीज को और इस लेक्चर को क्या है, सुनते हैं और नोट्स तैयार करते हैं। चलिए, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं। वेल, ये जो आपकी बुक लिस्ट है ये तैयार की गई है 4 अप्रोचेस पे, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उभर कर आती है 19th सेंचुरी में। कौन सी है? एक है इंडोलॉजिस्ट, जिन्होंने सबसे पहले इंडिया के बारे में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए, 4 अप्रोचेस पर बेस ये बुक्स है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है इंडोलॉजिस्ट। सेकंड वन इज imperialistic, and the third one is nationalistic, नेशनलिज्म, जो नेशनलिस्ट राइटर थे, एंड फोर्थ इज मार्क्सिस्ट। ठीक है, और इन हिस्टोरियंस की क्या है, ये बुक्स है और आप इनको क्या है, मेरे साथ लिखेंगे साथ में। ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं इंडोलॉजिस्ट राइटिंग से। अब देखिए, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आते हैं और यहाँ पे क्या है, आपकी पावर को इस्टेब्लिश करने में सफल होते हैं, उसके बाद ये इनका एक मोटिव रहता है कि हम इंडियन सोसाइटी को बेहतर तरीके से समझे, तभी क्या है, आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या है, बेहतर तरीके से कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियंस हम बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियन, उनको जिम्मा दिया गया कि आप इंडिया के सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटी एंड रिलीजन रिलीजन को समझे, ताकि क्या है, वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके और अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। अभी ये तो आपको भी आइडिया है कि उनका मोटिव क्या था, क्योंकि वो एक इम्पीरियलिस्टिक व्यू के साथ क्या है, इंडिया में आए थे और उनका मोटिव ये था कि यहाँ की सोसाइटी से अधिक इकोनॉमिक सोर्सेज को वो क्या है, एक्सप्लॉइट करे, ठीक है, या इकोनॉमिक जो सोर्सेज है उनसे बेनिफिट मिले उनको। तो एक लॉ भी तैयार होती है जिनके लिए कहा जाता है कि आप क्या है, समझे कि यहाँ की सोसाइटी कैसी है, क्योंकि वो भी तो एक न्यू अपकमिंग जो आपका एक लॉबी थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो आई थी इंडिया में, तो उनको ये जिम्मा दिया गया कि यार आप समझे कि जहाँ पे जो कॉलोनी आपकी है वहाँ के लोग किस तरह के हैं, उनका समाज किस तरह का है, ठीक है, उनका इतिहास किस तरह का रहा है। देखिए, हिस्ट्री एक ऐसी चीज है कि आपको अगर पता चल जाए कि किसी भी फैमिली की, जैसे फॉर एग्जांपल वेरी सिंपली, आपको पता है कि ये जो फैमिली है, ठीक है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये खासियत है, तो आपको पता है कि फूड कहाँ डालनी है फैमिली में, कौन सा मेंबर किस बात पे नाराज हो सकता है, कहाँ आप किस चीज, नॉर्मल हमारी इंडियन सोसाइटी में जो होता है। तो इसी तरह से ब्रिटिशर्स को भी आइडिया है कि अगर आपको किसी भी देश में क्या एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो आपको पहले उस सोसाइटी के बारे में क्या एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहली चीज, तो आपके इंडोलॉजिस्ट को ये जिम्मा दिया गया और उन्होंने ये बखूबी संभाला भी,
और उन्होंने क्या किया, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उन्होंने सबसे पहले फिर इंडियन सोसाइटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया, आपके जो एंशियंट लिटरेचर है, आपके जो टेक्स्ट है, उसको पढ़ना शुरू किया और जानने की कोशिश की कि इंडियन सोसाइटी कैसी है, ठीक है, यहाँ की इकोनॉमी कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं। इस पे उन्होंने क्या है, समझ को विकसित करने की कोशिश की। अब देखिए उनका क्या आर्ग्यूमेंट निकला, या उन्होंने क्या किस तरह के अपने रुझान दिए इंडियन सोसाइटी के बारे में। उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया आपके मुगल रूल्स को। क्यों, अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को जीत 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 किस पे पानी थी? मुगल्स पे, ठीक है, क्योंकि उस वक्त कौन था, भारत का बादशाह कौन थे? मुगल्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, मुगल्स के बारे में उल्टा सीधा जो उनको सही लगा वो उन्होंने लिखना शुरू किया। और इसी वजह से क्या हुआ कि जो उनकी पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, वो कामयाब होती है। और दूसरी चीज, जो लेजिटिमेसी चाह रहे थे कि उनको क्यों इंडिया पे शासन करना चाहिए, उसके लिए भी रास्ता साफ हो गया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या है, कुछ सोसाइटीज जो हिस्ट्री के एक्सप्लोरेशन का काम करे की इस्टेब्लिशमेंट की, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बनी है? 1784 में। कौन थे फाउंडर? विलियम जॉन्स, ठीक है। इसी के साथ ही बॉम्बे, ये आपका इंडिया है, ठीक है, जैसे यहाँ रफ नोट में आपके लिए तैयार कर देती हूँ, ठीक है। जैसे ये इंडिया है, ये देखिए इनके पावर सेंटर बंगाल, मद्रास और आपका बॉम्बे, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, तीनों ही साइड पे आपके हिस्ट्री के एक्सप्लोरेशन के लिए क्या कर, सोसाइटी की स्थापना की, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में, ठीक है, फिर बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी, आपकी मद्रास लिटरेरी, या फिर मद्रास लिटरेरी सोसाइटी। इस तरह क्या है, उन्होंने तीनों पावर सेंटर पे आपके क्या है, सोसाइटीज बनाई जो हिस्ट्री की एक्सप्लोरेशन करें, इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है। तो अब हम सीधा चलते हैं कि कौन सी बुक्स उस दौरान लिखी गई, ठीक है, और कौन इसके राइटर रहे, ठीक है। पहले मैं इरेज कर देती हूँ सो दैट कि आप इजीली, आपको विजिबल हो और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो आपकी, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि क्या मोटिव था? सबसे पहले हिस्ट्री को क्या है, मॉडर्न वे में समझने के लिए ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले एफर्ट किया और उन्होंने एंशियंट मिडेवल इंडिया को एक्सप्लोर किया, आपके सोर्सेज खंगाले, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और फिर अपने फेवर में क्या है, इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमी या फिर पॉलिटी की एक्सप्लेनेशन देनी शुरू की। और इससे क्या हुआ कि इंडियन सोसाइटी को उन्होंने क्या है, एक डिग्रेड और स्टैग्नेट सोसाइटी क्या है डिक्लेयर कर दिया कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें चेंज नहीं होने की संभावना क्या है, बहुत ज़्यादा है। और दूसरी, ये रिलीजियस जो इनका नेचर है वो ज़्यादा है, ये धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा उलझे रहते हैं एज कम्पेयर टू कि वो एक्चुअल में नीड क्या है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने क्या है, एक बुक है आपके फ्रांसिस ग्लैडविन की, कौन सी है, इंस्टीट्यूशन ऑफ एम्परर अकबर, ठीक है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये PYQs है आपका, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता किसके द्वारा की गई? विल्किंस के द्वारा। कब? 1784। आप याद रखिए, जब आपकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनती है तब आपकी भगवत गीता सबसे पहले ट्रांसलेट होती है। और इन्होंने, ये जो आपके राइटर्स है, इंडोलॉजिस्ट जिनको कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले लैंग्वेज सीखी यहाँ की, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक। तो इन लैंग्वेज पे क्या है, उन्होंने क्या है, कमांड हासिल किया। और उसके बाद उन्होंने एक्चुअल जो आपके ओरिजिनल टेक्स्ट थे जो संस्कृत में लिखे गए थे या फिर आपके अदर रीजनल लैंग्वेज में लिखे गए थे, उनको ट्रांसलेट किया। तो ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता किसने किया? विल्किंस ने। हितोपदेश इन 1784, ये डेट आपको याद रखनी, 1784
1784, 1787, 1787, 1784, ठीक है। तो विल्किंस ने क्या लिखा है, एक भगवत गीता बीजी, और दूसरा क्या है, ये निमोनिक से जैसे बीजी है और आपका हितोपदेश है, तो मतलब जो आपका उपदेश है वो कौन दे रही है, बीजी भगवत गीता, और ये किसने लिखी है, विल्किंस ने, ठीक है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, विलियम जॉन्स की कौन सी बुक है आपकी, एक है शकुंतला, आपको आइडिया होगा इन गुप्ताज टाइम, आपके कालिदास है जिन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, ठीक है, नॉवेल्स एंड उपन्यास जो उनके हैं, ठीक है, उनको ट्रांसलेट किया था शकुंतला, ठीक है, उनमें से एक राइटिंग है कालिदास की, किसने की है, विलियम जॉन्स ने, ठीक है। गीत गोविंद, गीत गोविंद किसकी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई, और ये आपके PYQs का क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई और इसका ट्रांसलेशन किया है विलियम जॉन्स ने, मनुस्मृति, ठीक है, विलियम जॉन्स। तो विलियम जॉन्स W=M मनुस्मृति, और मनु जो है वो गीत गाती है किसका, शालूका या शकुंतला, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लीजिए कि जो मनु है वो गीत गाती है शकुंतला को, शकुंतला का, और ये क्या है, विक्ट्री के लिए, W से विलियम जॉन्स और विक्ट्री, ठीक है। विक्ट्री वैसे तो विक्ट्री V होता है, लेकिन आपको या रीजन याद रखना कि बिजनरी आदमी है, इसलिए क्या है, मनु गीत गाती है किसका, शकुंतला का। शकुंतला क्या है, मैथमेटिशियन है, ह्यूमन कंप्यूटर की संज्ञा दी जाती है, ठीक है इनको। तो इस तरह से निमोनिक्स बना लीजिए, ठीक है। हालांकि मेरी निमोनिक्स में इतनी अच्छी पकड़ नहीं है, आप खुद से इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए कॉलब्रुक की एक बुक है, याद रखिएगा, 1805 में उन्होंने लिखी थी, एसे ऑफ द वेदास। अब देखिए जैसे मैंने बोला था कि इन्होंने क्या है, जो आपके ओरिजिनल टेक्स्ट है उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि इनका जो इनका रिलीजियस आपका सेंटिमेंट है वो कैसा है इंडियन पीपल्स का, ठीक है। तो वेदास ऑफ द सेक्रेट राइटिंग ऑफ हिंदू किसकी है, वेदास, एसे ऑन द वेदास ऑफ सेक्रेट राइटिंग ऑफ हिंदू, कोलब्रुक के। अब देखिए मैक्स मूलर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सी बुक है भाई, हिस्ट्री ऑफ द संस्कृत लिटरेचर एंड सेक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट, एक है सेक्रेट, क्या है, सेक्रेट बुक ऑफ ईस्ट, और दूसरी क्या है, एसे ऑफ द वेदास सेक्रेट राइटिंग ऑफ हिंदू। यहाँ पे हिंदू है, सेक्रेट राइटिंग ऑफ हिंदू, और यहाँ पे क्या है, सेक्रेट बुक ऑफ ईस्ट। ये है संस्कृत लिटरेचर और आपका सेक्रेट बुक ऑफ ईस्ट, ठीक है। ये किसकी है, आपकी मैक्स मूलर। अब जेम्स प्रिंसेप नाम तो सुना ही होगा, इन 1837 उन्होंने क्या है, सबसे पहले अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है उसको डिसाइफर किया था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा था। और जेम्स प्रिंसेप आपके क्या थे, मिंट में काम करते थे, जो आपके कॉइन्स होते हैं उसमें काम करते थे, ठीक है। तो इंडियन एंटीक्विटीज इन 1858 ऐसे रख लीजिए कि 1857 में आपकी क्रांति होती है, और फिर उनको लगता है कि चलो अब देखते हैं, जरा कॉइन्स ढूंढ के लाते हैं, इंडियन एंटीक्विटीज की ये विद्रोह क्यों हुआ, ठीक है। ऐसे आप निमोनिक्स बना सकते हो। अब मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ सो दैट हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। ये आपको लिखनी है बुक्स, ये नोट्स आपको क्या, एक शीट ऑफ पेपर लेना है और उस पर आपको ये बुक्स सारी नोट डाउन करनी है, बार बार रिवाइज करनी है, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, किसकी, अलेक्जेंडर कर्निगम। अब कुछ जो आप में से है उनको आइडिया होगा कि अलेक्जेंडर कर्निगम वो ऐसे प्राणी हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट की थी, और ये पहले डायरेक्टर थे, ठीक है, आपके ASI के, ठीक है। तो उनकी बुक्स देखिए, कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकैरम, ठीक है, इंस्क्रिप्शन की एक क्या है लिस्ट निकाली है उन्होंने, जो आपके मौर्य से लेकर गुप्ता के बाद, इस तरह से 3 वॉल्यूम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इसको कंफर्म कर लीजिए, ठीक है।
इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, कॉइन्स ऑफ इंडिया, एंशियंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया, व्हील्स आर टॉप एंड स्तूप ऑफ भरूच। किसकी बुक्स है? अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये सारी इंडोलॉजिस्ट है, ठीक है। ये आपकी जो पूरी लिस्ट है ये इंडोलॉजिस्ट है, ठीक है। और इसके साथ साथ वॉरेन हेस्टिंग जो आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। एल्फिस्टन, मुनरो, ये आपके डब्ल्यू विल्सन, राइट। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम ये इंडोलॉजिस्ट है, अब इम्पेलिस्टिक बात करते हैं। बहुत कम बुक्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर मतलब आपके हर साल जितना यूजीसी नेट में जब भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। ये जो आपकी स्लाइड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन उन्होंने क्या है भर भर के पूछे है। जैसे जेम्स मिल पे हर साल उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, चाहे उन्होंने उनके पीरियडाइजेशन पे पूछा हो कि कितने 3 कैटेगरीज में उन्होंने पीरियडाइजेशन की थी इंडियन हिस्ट्री की, बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ द रूलर, ठीक है। इसलिए वो बाइस्ड भी थे, ठीक है। अब इनके राइटिंग में यार एक प्रॉब्लम थी, तब तक यूरोप में क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था और उन्हें ये लगता था कि साइंटिफिक जो आपकी साइंटिफिक और मॉडर्न सोसाइटीज़ की जो वैल्यू है, ठीक है, उनके जो फाउंडर है वो तो आपका बेस्ट की सिविलाइजेशन है। तो इसलिए क्या वो चाह रहे थे कि जितनी भी उनकी कॉलोनीज़ है, ठीक है, उनको सिविलाइज करे, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने आप को क्या बोला कि हम सिविलाइजेशन मिशन पे हैं, ठीक है। और एक दूसरी थियोरी उन्होंने दी वाइट मैन बर्डन थियोरी, ठीक है। वाइट मैन बर्डन थियोरी कि यार हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हम अपनी कॉलोनी के लोगों को क्या है सिविलाइज करें, ठीक है। तो इस तरह की धारणा क्या है उनके मन में बैठ चुकी थी और वो यहाँ पे सिविलाइज्ड करने या जितनी भी कॉलोनीज, चाहे वो अफ्रीका हो, मतलब आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो, अमेरिका कॉन्टिनेंट हो, या फिर आपका एशिया के जितनी भी कंट्रीज़ है एशियन कॉन्टिनेंट में, वो यहाँ पे सिविलाइज्ड करने आए हैं भैया हमें, ठीक है। उनकी ऐसा धारणा बनी हुई थी। अब ये बुक्स देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है, आप जब भी PYQ से गुजरेंगे आपको ध्यान आएगी कि ये हमने पढ़ा है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? जेम्स मिल ने, ठीक है। कितने वॉल्यूम है? 6 वॉल्यूम। याद रखिए, दूसरी स्टेटमेंट आ जाएंगे। स्टेटमेंट 1 असर्शन रीजन, ठीक है। ये कब लिखी गई थी आपके? 1817 1818। इसके बीच में स्लैश इसलिए लगाया गया है क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट है, पर ये ऑथेंटिक जो आपकी बुक्स है उनसे ली गई डेट्स है। तो इनमें से 2 में से कोई भी डेट आती है तो दोनों ही क्या है सही हो जाएगी, ठीक है। जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 6 वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए दूसरी, हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मुसलमान मोमडन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोमडन इंडिया 1834। किसने लिखी है? मॉन्स्टुआर्ट एल्फिस्टन। हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मुसलमान या मोमडन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ मराठा, वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री ऑफ मराठा 2 वॉल्यूम में लिखी है। 1825 में किसने लिखी है? जेम्स ग्रांड डफ ने, ठीक है। ये आपकी इस स्लाइड में जितनी भी बुक्स है ये आपकी PYQs का पार्ट है, सब PYQs में आ चुकी है, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ बाबरनामा किसने किया है? विलियम एस्किन, ओके। एंड अनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 3 वॉल्यूम में है। ये कितने वॉल्यूम में? हिस्ट्री ऑफ मराठा 2। अब मराठा डफ, ऐसे रखिए डफ, मराठा डफ, ठीक है। और एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान टॉड, ठीक है। एंटिक्विटीज, अनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 3 वॉल्यूम में लिखी है जेम्स टॉड ने, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई हिज ओन हिस्टोरियन 8 वॉल्यूम में लिखी गई है। इसने लिखी है एलिट एंड डॉसन, ठीक है। एलिट एंड डॉसन ये हो गई आपकी। और ये देखिए जीबी मॉलेसन ने लिखी है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया एंड डिसाइसिव बैटल ऑफ इंडिया। हालांकि ये आपकी बुक है, ये पूछी जा चुकी है। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी ये लिखी है जीबी मॉलेसन ने, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियन,
ये लिखी है एलिट एंड डॉसन ने। एंड आपके हिस्ट्री ऑफ मराठा किसने लिखी है, डफ ने, ठीक है। और आपका अनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये लिखी है जेम्स टॉड ने, ठीक है, हो गया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने, जेम्स मिल ने। इस तरह से याद कीजिए, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल, हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मॉडर्न इंडिया माउंटन एल्फिस्टन, माउंटन रहने दीजिए एल्फिस्टन। हिस्ट्री ऑफ मराठा जेम्स ग्रांड डफ या डफ, इतना ही याद रखिए, ठीक है। अनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जेम्स टॉड एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाय हिज ओन हिस्टोरियन। इस तरह से याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, आज हम क्या है, सिर्फ आपके जो इंडोलॉजिस्ट और इम्पलिस्टिक ने जो राइटिंग्स की थी या जो बुक्स मेन बुक्स जो है उनको ही हम पढ़ेंगे। एंड द सेकेंड वन में हम नेशनलिस्ट और जो आपके मार्क्सिस्ट है उनकी राइटिंग को देखेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और आपके क्या है हेक्टिक हो जाएगी, तो हम थोड़े थोड़े में पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। ये देखिए एंशिएंट लॉज, आपके जो एंशिएंट टाइम में जो लॉज थे, ठीक है, चाहे आपके स्मृतिज थे या जो सूत्र लिखे गए थे, उन पे बेस क्या है, राइटिंग किसने की, हेनरी माइने, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हेनरी माइने। एंशिएंट लॉज, द राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमेन इन इंडिया 1894 में एल्फ्रेड लॉयल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट PYQ की बुक है। द राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमेन इन इंडिया, ठीक है। W हंटर की देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इंडियन मुसलमान 1876। अब 1876 को आप कैसे रखेंगे याद, कि 76 में आप देखिए ना गवर्नर जनरल कौन थे आपके, ठीक है, या वॉइस रॉय कौन थे, उसके हिसाब से देखना, ठीक है। एनाल्स ऑफ द रूलर ऑफ बंगाल और आपकी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक आपके जेम्स मिल की है और एक आपकी W हंटर की है। अब देखिए बिसेंट स्मिथ की बुक देखिए अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब आपके PYQs में क्या था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इस तरह से इंडियन मुसलमान, और आपके मान लो अनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की बुक्स पूछ ली और उनकी डेट वाइज क्रोनोलॉजी पूछ ली, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद रखना है, जो भी मैंने PPTs आपको दिया आपको एग्जैक्टली इसको बार बार दोहराना है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 बिसेंट स्मिथ, B स्मिथ, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1919, इसके बाद B स्मिथ। एंड हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन BS स्मिथ, ठीक है। अब देखिए E.B. हेवेल हिस्ट्री ऑफ द आर्यन रूल इन इंडिया 1918, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि जितनी भी मैंने बुक्स की लिस्ट तैयार की कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में किसी ना किसी साल आई हुई है, तो इनको क्या है आपको इसको आप साइड लाइन नहीं कर सकते, इसको आप बार बार पढ़िए, ठीक है। अब W मॉरलैंड रुकिए, सबसे इम्पोर्टेंट अकबर लैंड रेवेन्यू सिस्टम, अकबर लैंड रेवेन्यू सिस्टम किसने बात की 1918 में, WH मॉरलैंड, ठीक है। इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर 1920 में, मतलब एक तो अकबर के टाइम के एग्रीकल्चर पे बात कर रहे हैं और दूसरा जब डेथ हुई अकबर की उस वक्त क्या था, उस वक्त क्या सिचुएशन थी, इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, ये भी किसकी है WH मॉरलैंड। इसके साथ साथ उन्होंने एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस, जो यूपी में उस वक्त का आज का यूपी उस वक्त का यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, उसमें किस तरह के एग्रीकल्चर सिस्टम चला था उस पर बात की है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस, आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि इकोनॉमिक हिस्ट्री पे उन्होंने बात की है, किस पे, मुगल टाइम पे, स्पेशली किसके टाइम पे, अकबर के, ठीक है। द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुस्लिम इंडिया, प्लीज़ बार बार मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज़ इनको बिल्कुल ध्यान से आपको नोट्स तैयार करने, इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और इसकी वैल्यू वो समझते हैं जो एक नंबर से क्या JRF में चूक करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये आपके नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन है और इनकी बुक्स हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज ये हेक्टिक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्या है, हम जब भी मैं कोई अगला जो लेक्चर मेरा रहेगा उसके साथ एक एक जो आपकी स्लाइड है हम इसकी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से हम नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन और फिर आपके मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जो है इनकी जो राइटिंग्स है उसको भी हम देखेंगे। और फिर ये देखिए, अब मैं आज थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ आपको। हमने सवर्टन
हिस्टोग्राफी की बात की थी और उसमें हम उनकी राइटिंग की बात की थी, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कितना आपको याद रहा। जैसे गांधी एज महात्मा, शाहिद अमीन की, और मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि उन्होंने बताया कि आपके सवल्टन जो है और आपके एलिट जो नेशनलिस्ट थे, उनके दोनों के पर्सपेक्टिव क्या थे गांधी को लेकर, अलग अलग थे। और आम लोग क्या है, गांधी को एज अ करिश्मेटिक लीडर, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक जादुई व्यक्ति समझते थे। अगर गांधी जी की बात कोई व्यक्ति नहीं सुनेगा तो डेफिनेटली क्या है, उसे कर्स लगेगा, ठीक। और ये आपके एलिमेंट्री को मैंने बोला था प्राइमरी जो आप प्राइमरी बेस पे हम देखते हैं कि राइटिंग शुरू की थी, उसने की थी रंजीत गुहा ने। कौन सी स्कूल की? सवल्टन स्कूल की। तो एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया, देवी मूवमेंट इन साउथ गुजरात, डेविड हार्डिमन। और इसमें आप देखेंगे कि आपके जो फोक रिलीजन है, सवल्टन हिस्टोरियन कहते हैं कि जो आपके फोक रिलीजन है वो एक तरीका होता है कॉमन आदमी का, जो इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन होता है, जो आपका मेन रीजन या सेंटर जो आपका रिलीजन होता है, जैसे मान लो हिंदुइज्म है, इस्लाम है, ठीक है, आपका क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है, जैनिज्म है, ये सेंटर रिलीजन है। उसके आसपास जो पेरिफरीज में जो रिलीजन होते हैं उनके अपना तरीका होता है अपनी एजेंसी को मोबिलाइज करने का। इसमें वो बात करते हैं पीजेंट रिवोल्ट एंड इंडियन नेशनलिज्म, अवध में कब ज्ञानेंद्र पांडे, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट बिहार और ईस्टर्न यूपी के पर्सपेक्टिव पे स्टेफन हेनिंगम। फिर हमने देखा था कि कैसे हमने सेट में पूछा था HP के 2019 में रीथिंकिंग वर्किंग क्लास हिस्ट्री ऑफ बंगाल 1890 to 1940, दीपेश चक्रवर्ती, ठीक है। तो आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। एग्रियन मूवमेंट इन बिहार, अरविंद दास, एग्रीकल्चर वर्कर इन वर्धमान, NK चंद्रा। और आप फॉरेस्ट्री जो इन्वायरमेंट हिस्ट्री का पार्ट बनाया आपके सवल्टन हिस्टोग्राफी में, वो बना हुआ है रामचंद्र गुहा। 4 रिबल्स ऑफ 1857, गौतम भद्रा। सो आई होप आप इसको क्या है, इसके आपने नोट्स बना लिए होंगे। जब आप इस लेक्चर से गुजरेंगे तो आप नोट्स बनाएंगे और इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे। सो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।